अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन के फौरी बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग पहुंचना और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकातें और एलामिया बदलते हुए आलमी मंजरनामे का एक वाज़ेह सियासी और सिफारती ऐलान महसूस हो रहे हैं। मुलाकात के बाद जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया दरअसल एक ऐसे आलमी बयानिए की जानिब इशारा कर रहा है जिससे अमरीका की बालादस्ती, यकतरफा इक़दामात और ताकत के जोर पर दुनिया चलाने के तसव्वुर खुले अंदाज में चैलेंज किया गया। शी जिनपिंग और पुतिन ने दूसरे ममालिक पर फौजी हमलों, ऐसे हमलों की तैयारी के लिए मुज़ाकरात को मुनाफिकाना तौर पर एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करने, खुद मुख्तार रियासतों के रहनुमाओं के कत्ल, उन ममालिक की दाखिली सियासी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने और वहाँ हुकूमत की तब्दीली को हवा देने की कोशिशों और कौमी रहनुमाओं को खुलेआम अगवा करके उन्हें मुकदमात के लिए पेश करने जैसे इक़दामात की मजम्मत की। अगरचे एलामिया में अमरीका या ट्रंप का नाम बराह रास्त नहीं लिया गया, मगर बालादस्ती के तसव्वुर, यकतरफा इक़दामात, मुज़ाकरात को हमलों की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, हुकूमतों की तब्दीली और जंगल के कानून की वापसी जैसे जुमले वाज़ेह तौर पर वाशिंगटन की जानिब इशारा करते हैं। खास तौर पर ईरान के खिलाफ हालिया जंगी माहौल के तनाजुर में रूस और चीन की सिफारती जबान पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त और बराह रास्त दिखाई देती है। रूस और चीन गुज़श्ता 25 बरसों से इराक, लीबिया और शाम समेत कई जंगों और अमरीकी मुदाखलतों की मुखालफत करते रहे हैं, मगर इस मरतबा ईरान के मामले पर दोनों ताकतों ने जिस शिद्दत से रद्द-ए-अमल दिया है वो इस बात का सबूत है कि अब ये महज सिफारती इख्तिलाफ नहीं बल्कि आलमी ताकत के ढांचे को चैलेंज करने की एक मुनज़्ज़म सिफारती कोशिश बनती जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ का नाम लिए बगैर आलमी तिजारती रास्तों और सप्लाई चेन्स को खुला रखने की बात एक वाज़ेह पैगाम था कि दुनिया की मईशत को जोग्राफियाई सियासत का यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। ये भी पहली बार नहीं कि मॉस्को और बीजिंग ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करार दिया हो, मगर मौजूदा सूरत हाल में इस शराकत दारी की नौयत पहले से कहीं ज्यादा गहरी महसूस होती है। 2022 के मुआहदे से लेकर मुसलसल मुश्तरका एलामियों तक दोनों ममालिक एक ऐसे मुतबादिल आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं जो अमरीकी क़यादत वाले यक कुतबी निज़ाम के मुकाबिल खड़ा हो सके। यही वजह है कि ईरान, वेनेजुएला और दीगर ममालिक के मामलात में रूस और चीन अब सिर्फ मोहतात सिफारती ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि खुलकर अमरीका के किरदार पर सवालात कर रहे हैं। अगर वाकई रूस और चीन अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं तो दुनिया तेजी से दो बड़े जोग्राफियाई और सियासी ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है। आलमी तिजारत, तवानाई की मंडियां, दिफाई इत्तेहाद और हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी नई कशमकश का मरकज़ बन सकते हैं। तहम असल सवाल यह है कि क्या ये मुश्तरका मौक़िफ़ आलमी निज़ाम को वाकई बदल सकेगा? इसका जवाब मुकम्मल तौर पर नफ़ी में भी है और हाँ में भी नहीं। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और माली ताकत है, मगर रूस और चीन की बढ़ती हुई कुर्बत, $2 अरब से ज़ायद दो तरफा तिजारत, मुसलसल स्ट्रेटेजिक मुआहदे और आलमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इस बात की अलामत है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक नए कसीरुल कुतबी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है। क्या यही वजह है कि आज मॉस्को बीन में पहले से ज़्यादा एतमाद, शिद्दत और सिफारती मुज़ाहिमत दिखाई देती है? इसी अहम मामले पर कि आने वाली दुनिया को और इन बयानात को सामने रखते हुए किस तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा, रूस चीन मुश्तरका एलामिया, ट्रंप के इक़दामात की मजम्मत। क्या मजम्मत वाकई आलमी मंजरनामे के बदलाव में किरदार अदा करेगी? शहजाद चौधरी साहब, जंगल के कानून के अल्फाज का इस्तेमाल, आलमी इंतशार, क्या दूसरी आलमी जंग के बाद जो अमरीकी बालादस्ती के जरिए या उस सूरत में जो कुछ हमारे सामने आया, आलमी निज़ाम जो बना, वो अब खुलकर चैलेंज होने लगा है? देखिए, जंगल के कानून का मुतबादिल क्या होता है? एक निज़ाम ही होगा ना। अगर निज़ाम नहीं होगा तो जंगल का कानून होगा। और दोनों चीन और रूस ये कह रहे हैं कि जंगल का कानून का तरीक़ाकार वापस आया। तो जो निज़ाम जिसके बाद के जंगल का कानून नहीं था, फिर उसको वापस लाने की तको-दो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आपका सवाल भी ये है कि क्या सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी है? मजम्मत तो काफ़ी नहीं है। अगर चीन और रूस मिलके जितनी बड़ी ताकतें हैं कसीरुल कुतबी दुनिया के अंदर, और वो अपना कुतब लेके खड़ी हैं लेकिन उससे करती कुछ नहीं है, तो उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है किसी को। बुनियादी बात है, ट्रंप एक डिसरप्टर है। उसने पूरे पुराने निज़ाम को
तहस नहस कर दिया है। वो जो निज़ाम अमेरिका ने बनाया था 1945 के बाद, जिसके अंदर दुनिया भर की कुव्वतों ने साइन किए थे कि हाँ जी इस निज़ाम के तहत हम जिंदा रहेंगे 45 दूसरी जंग अजीम के बाद, उसको पहले 4 साल ट्रंप के, उसके बाद 4 साल तकरीबन नींद के आलम में बाइडन के, और उसके बाद अब फिर से 4 साल ट्रंप के नीचे, इन 12 सालों में तो तहस नहस कर दिया गया। सवालात क्या पैदा हो गए? सवालात ये पैदा हो गए कि क्या दुनिया का निज़ाम खासतौर पर ट्रेड का वैसे ही चलता रहेगा जैसा है? देखिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि एक मुल्क है जिसने खड़े होकर कहा कि ये हॉर्मुज़ के रास्ते से कोई नहीं जाएगा। अच्छा, वो बल्कि एक जो जो गारंटर था उस निज़ाम का, वो भी खड़ा हो गया वहां पे कि यहाँ से कोई नहीं ट्रेड नहीं कोई कर पाएगा। तो दो मुल्कों ने, एक गारंटर ने और एक दूसरे मुल्क ने, मिडिल पावर ने खड़े होकर आपके निज़ाम को स्ट्रेट अवे चैलेंज कर दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि उसके बारे में क्या करना है। क्लाइमेट चेंज का खतरा आपके सर के ऊपर मंडला रहा है इस हद तक कि आपको समझ नहीं आएगी अगले 2 3 4 सालों में कि क्या होने जा रहा है। इस हद तक मामलात बदल जाएंगे और दुनिया की के मुआशरे तब्दील होकर रह जाएंगे, लेकिन अभी तक हमने उसके बारे में किसी किस्म का कोई रोल, यूएनओ का रोल, एनपीटी, और एक और मुल्क है जो कहता है कि मेरा न्यूक्लियर जाने का हक है। अब वो सिर्फ एक नहीं होगा, और भी बहुत सारे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे मामलात खुल के सामने आ गए, और दो कसीरुल कुतुबी जो ताकतें थी जिन्होंने अपने अपने कुतुब पकड़े हुए थे, उसके बाद बदकिस्मती से वो बैठे रह गए वहीं पे। तो मैं तो जो ये डिसअपॉइंटिंग समझता हूँ इस बयान को जो कि रूस और उसकी समिट के बाद आया है। रूस से तो मैं तवक्को नहीं करता, वो कितनी बड़ी ताकत नहीं है, वो यूरोप की हद तक ही अपना असर रखता है। लेकिन चाइना जो कि इतनी बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा था, ट्रंप गया ऐसे हालत के अंदर जहां पर ट्रंप कमजोर था, अमेरिका कमजोर था, ईरान में फंसा हुआ था, उसके बावजूद चीन वहां पे अच्छा अच्छा बन के उसके साथ गुजारा करके 2 दिन के बाद फिर पुतिन को बुला के उसके साथ उसको बुरा भला कह रहा है। इसका तो कोई फायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो मामलात जो कि मिसाइल कंट्रोल रजीम के बारे में थे, ड्रोन्स के बारे में, एआई के बारे में, इन चीजों के बारे में, और फिर जो मैंने 3 4 पहले चीजें की, ये इन्हीं दोनों का काम था बैठ के। और अगर अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता तो कोई ना कोई मुल्क के अपने मिला के, जो बाकी चाहे ब्रिक्स के अंदर, चाहे एससीओ के अंदर, चाहे किसी और निजाम के तहत इकट्ठा करके मुल्कों को एक निजाम, इंडिया आपके पास खड़ा होके G20 की मीटिंग करा के मामलात को कोई रास्ता देना चाहता है, कोई वो ग्लोबल साउथ की बात करता है, लेकिन चाइना होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा चाइना का जो रोल है। मेरा ख्याल है कि उसने अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव रखा हुआ है, और खास तौर पर अच्छाई के कामों के अंदर, अच्छाई के कामों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, जिनसे कि दुनिया का फायदा हो, उसका अपना फायदा हो। मुझे यूं लगता है कि अभी तक वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर नहीं है जहां पर वो अपने आप को एक सुपर पावर के बराबर बैठा हुआ देखते हुए भी वो हैसियत महसूस करे जो कि उसकी है। तो मुझे कमजोरी नजर आई, बल्कि ये कमजोरी इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर चीन बढ़ के आगे, चाहे अमेरिका को मिलाए, चाहे रूस को मिलाए, चाहे बाकी रीजनल्स को मिलाए, लेकिन मिला के मामलात को तय करना, आगे चलाना, और वो हैयत क्रिएट करना जिससे कि दुनिया का निजाम कायम व दायम रहे, इसको उसकी जिम्मेदारी अब सबसे ज्यादा बनती है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, क्या शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो मुश्तरका एलामिया दिया गया, खुलकर अमेरिका को एक सिफारती पैगाम दिया गया कि समझे सूरत हाल को, या फिर अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ एक नए आलमी सिफारती महाज का ऐलान किया गया है? ये दोनों चीजें आयशा, अगर आप इसको यूं समझें कि मौजूदा जमीनी हकीकत दुनिया की जो है उसका एक तरह से अहाता किया गया। मैं कल इन्हीं मामलात के बारे में पढ़ रहा था और मुझे ख्याल आ रहा था आयशा कि आज से 15-20 बरस बाद जब इस दौर की मौजूदा हालात की तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ट्रंप को एक ऐसा एग्जाम्पल बना के पेश किया जाएगा कि किस तरह से एक कमजोर और अनापरस्त लीडरशिप जो है वो अपने मुल्क को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। और उस नुकसान का एक मुख्तसर अगर आप जायजा लें तो ये कोई बड़ी पुरानी बात तो नहीं है नाशा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मिडिल ईस्ट से लेकर ताइवान तक, और मगरब में अगर आप देखें तो यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक अमेरिका का ही थोड़ी बोलता था। और अब हमारे हालात जो है वो यहाँ तक आ गए हैं कि अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि देखिए जी, ताइवान तो चाइना की बगल में, हम तो 9,500 मील दूर है उससे, इसलिए हमसे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं। और उसकी जहाँ तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, वहां से वो बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए जो उनको काबिल कबूल हो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ खुल के एक मल्टीपोलर ऑर्डर का ऐलान हो रहा है, और उस ऑर्डर का मकसद जिस तरह से बयान किया गया है वो ये है कि आपने यूनिलैटरलिज्म का खात्मा करना है और आपने हेजेमनी जो है
اس کا اس دنیا کے اندر خاتمہ کرنا ہے. اور اس کا ایک اشارہ جو ہمیں ملتا ہے ان کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں چائنا اور رشیا کے، وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو $200 ارب کی باہمی ٹریڈ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ تقریباً ساری کی ساری روبل اور یوان کے اندر ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جو پچھلے 80 برس سے چل رہا ہے ایک ڈالر بیسڈ فائنینشیل آرڈر، وہ آلریڈی اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہاں دیکھنا صرف یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ایمپائرز جو ہیں نا وہ اوور نائٹ نہیں ڈھہ پاتی. یہ جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مستقبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹیکسٹ بکس لکھی جائیں گی اس کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ بس اب امریکہ ختم ہوا. دیکھیں میری عمر میں تو میں نہیں دیکھوں گا، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، لیکن مجھے یہ میرا خیال ہے کسی حد تک میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ اپنی عمر کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے امریکن انفلوئنس جو ہے. تو عامر صاحب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو مشترکہ اعلامیہ یا اس بیانات میں جو مذمتیں دی گئی ہیں یہ عالمی منظرنامے کو آنے والے وقتوں میں دہائی ڈیڑھ دہائی کے اندر ایک تبدیلی لائیں گی، دنیا ہمیں اور بلاکس میں منتقل ہوتی نظر آئے گی. دس از اے ویری گڈ سمری عائشہ، ایبسولوٹلی. دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں ان کا پورے کا پورا اگر ڈیٹیل دونوں لیڈرز کی، پریزیڈنٹ شی کی بھی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی، جو فرق انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں، وہ دونوں اسٹیٹمنٹ آپ تبدیلی پڑھیں ذرا غور سے، تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسی ارادے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک طرح سے ایک احاطہ کر رہے ہیں کہ دنیا اب یہاں پر کھڑی ہے، اس سے آگے کا رستہ جو ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر یہ لوگ، یعنی کہ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اینڈ آئی تھنک کہ وہی انہوں نے اسی کو اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹس کے اندر بھی سماعت کیا. ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا. تو زیغم صاحب، رجیم چینج کی سیاست کے خلاف روس اور چین نے امریکہ کو براہ راست للکارا ہے. سر جنگ کے بعد زبانی کلامی مذمت اور ابھی ایک اور جنگ کی وہ مذمت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. کیا اب کی بار چین اور روس لانگ ٹرم بنیاد پر امریکہ کو سفارتی اعتبار سے مطلب یہ کہا جائے کہ کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے یہ سب کچھ امریکہ کے لیے، جس جگہ پر آج امریکہ کھڑا اور جو کچھ روس اور چین کہہ رہے ہیں اس کو؟ عائشہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روس اور چین نے کیا کہا ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا جنگل کا قانون، جی، اور جنگل کے قانون میں ان کا اشارہ تھا جس کو کہتے ہیں ہوبیسین آرڈر. یعنی ٹامس ہابز نے، جو ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے اور سیاست کی تاریخ میں، سیاست میں یہ مشہور ترین یہ جملہ ہے، ترکیب ہے، اس نے کہا تھا کہ جنگل میں ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس میں ہر ایک جانور یا ہر ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے، آپا دھاپی کا نظام ہوتا ہے، کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کچھ حاصل کر سکتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے. یہ جنگل کا قانون، ہوبیسین آرڈر، ٹامس ہابز کی ترکیب. تو ان کا اس کی طرف اشارہ تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جس وقت دنیا میں قوانین باقی نہیں ہیں. جو قوانین تھے، جو اصول تھے، جو ضابطے تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپا دھاپی میں لگ گیا ہے، جس سے دنیا کو بڑا خطرہ ہے اور دنیا کو اصولوں کی ضرورت ہے، دنیا کو رول بیسڈ آرڈر کی ضرورت ہے. تو ایک طرف تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ دنیا میں رول بیسڈ آرڈر جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور کوئی رول بیسڈ آرڈر جو بننے چاہیے تھے وہ نہیں بن پائے. اب دیکھیں کیا وہ رول بیسڈ آرڈر، وہ جو اصولوں کا نظام تھا جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو بانی تھا اس نظام کا وہ امریکہ تھا، جو اس کا رکھوالا تھا وہ بھی اس کا امریکہ تھا. اب امریکہ کیا ہو گیا؟ اصول چھوڑ کر اس نے کیا بن گیا ہے؟ وہ ٹرمپ کے لیے ایک لفظ خود امریکہ میں جو استعمال ہوتا ہے، اور فارن پالیسی میگزین جو فارن افیئرز میگزین ہے، امریکہ کا سب سے معتبر جو بین الاقوامی تعلقات کا میگزین ہے، جو بہت قریب ہے امریکہ کی اپنی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یوز کیا لفظ پریڈیٹری ہیجمان. ایسی قوت جو دوسروں پہ قبضے بھی جمانا چاہتی ہے، جو دوسروں کی ساتھ بدماشی بھی کرنا چاہتی ہے اور کچھ دینا نہیں چاہتی بلکہ ان سے چھیننا چاہتی ہے. یعنی امریکہ جو ہے وہ دنیا سے وسائل بھی چھیننا چاہتا ہے اور ان پر دھونس اور دھاندلی بھی جمانا چاہتا ہے ایک ساتھ میں، بجائے اس کے کہ جب وہ اصولوں کا رکھوالا تھا کچھ دیتا بھی تھا
کچھ لیتا بھی تھا. اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بینیولنٹ ہیجمان ہے. اپنی طاقت وہ ضرور استعمال کرتا ہے لیکن اپنی طاقت امریکہ دنیا میں اصولوں کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنی جیب سے وہ کچھ خرچ کرتا ہے. اس کے کچھ ثبوت بھی تھے. افغانستان میں اس نے 20 سال قبضہ کیا لیکن جیب سے $2.5 ٹریلین ختم کیے, خرچ کیے. درست ہو گیا. $150 بلین اس نے افغانستان کی حکومت کو دیا. تو اس نظام کے جو 3 حصے تھے, یعنی اس کا ایک سیاسی نظام تھا جس کی سب سے بڑی چیز جو تھی وہ اقوام متحدہ تھی, پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل تھی جس میں 5 بڑے تھے, وہ 5 بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے. اس وقت جو جنگ چل رہی ہے سیکیورٹی کونسل کہاں ہے؟ کہیں نہیں, ٹوٹلی ایبسنٹ ہے. سیکیورٹی کونسل کے کام کا ایک بڑا حصہ پاکستان جیسی ایک مڈل پار کر رہی ہے, آگ بجھانے کا کام. اقوام متحدہ فارغ ہو گئی. اس کے بعد دوسرا اس کا حصہ کیا تھا؟ تجارتی نظام, جس میں WTO تھا, جس میں ورلڈ بینک ہے, جس میں IMF ہے. اب آپ دیکھیے اس کو امریکہ نے پھینک دیا. یک طرفہ وہ پابندیاں لگا رہا ہے. تمام جو جتنے اصول تھے, ضابطے تھے, معاہدے تھے, اس نے پھینک دیے. اور ساتھ اخلاقی نظام جو تھا جس میں انسانی حقوق تھی, جس کا وہ رکھوالا تھا, اخلاقی اس کو بھی اٹھا کر پھینک دیا. کوئی پرواہ نہیں ہے. جینوسائیڈ چل رہا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس خلا کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے انہیں یہ خلا پر کرنا ہوگا. دنیا کی جو باقی بڑی طاقتیں ہیں وہ خلا انہیں پر کرنا ہوگا جو امریکہ نے چھوڑا ہے, اور مڈل پاس جو ہیں انہیں بھی مل کر اس خلا کو پل کرنا ہوگا اور ایک نئے اصول اور نئے ضابطے بنانے ہوں گے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, جو مشترکہ اعلامیہ دیا دونوں کی جانب سے, کیا اسے امریکہ کے خلاف کھلی چارج شیٹ کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایران جنگ نے دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا ہے, ایک جانب امریکہ, دوسری جانب روس اور چائنا, یا پھر ارلی ٹو سے ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیے عائشہ, یہ بلاکس تو پہلے بھی ایگزسٹ کر رہے تھے, اور لیکن اس قدر شارپ ڈویژن جسے کہا جاتا ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے ہی سامنے ابھر کر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی ایران کے اوپر جو حملہ ہے اور اس سے قبل وینیزویلا کے اوپر جو کارروائی کی امریکہ نے, اس سے براہ راست چین کے معاشی مفادات جو ہیں ان پر اثر پڑا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ وینیزویلا اور چین کی سب سے زیادہ تیل کی جو سپلائی یا سیل ہے وہ چائنا ان کا خریدار تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت چائنا کی اور روس کی جو یہ ملاقات ہوئی ہے اور جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور جس طرح کہ انہوں نے سگنلز دیے ہیں, بڑی واضح بات ہے کہ وہ اس اجارہ داری کو اور امریکہ کی جو یونی پولر ایک وہ کیا پاور سٹرکچر ہے دنیا کے اوپر, عالمی امور کے اوپر, اس کو براہ راست چیلنج کر رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین اس مقام یا اس سطح پر اس وقت موجود ہے کہ وہ ایک سپر پاور یونی پولر امریکہ کو ریپلیس کرے؟ میرے خیال سے ابھی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت محتاط طریقے سے چین نے اپنی پاور کو پروجیکٹ بھی کیا ہے اور کر رہا ہے, اور اس میں کوئی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی جلد بازی یا بہت ہی واضح ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے وہ اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگ رہا چین کا. اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. سب سے دیکھیے, چین کی پچھلے 2 دہائیوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی جو معیشت ہے اور جو اس کی ڈومیسٹک سچویشن ہے اس کے عوام کی اور مختلف ان کی ضروریات کی, ان کو پہلے پورا کرے اور ان کو خوشحال کرے, اور اس کے بعد وہ آگے جا کر دنیا میں یا خطے میں اپنی جسے کہنا چاہیے پاور کو پروجیکٹ کرے. جتنا بھی چین نے ابھی تک اپنا انفلوئنس دنیا بھر میں آگے کیا ہے وہ تجارت کے حوالے سے کیا ہے, وہ معاشی جسے کہنا چاہیے امور جو ہیں ان کی طرف اس کی ساری توجہ رہی ہے. روس کا معاملہ اس سے برعکس ہے, کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے بعد تو روس اس میں براہ راست کانفلکٹ میں آیا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ چین کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنا اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے بننے کا, کیونکہ یہ ایک واضح ان کی پالیسی ہے کہ انہوں نے ابھی مزید ترقی کر کے مزید طاقت جو ہے وہ اس کا حصول کر کے آگے اپنی دنیا میں انفلوئنس لے کے جانا ہے. اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ چین جو ہے وہ امریکہ کی جگہ لے لے گا یا چین براہ راست امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا. دیکھیے
ट्रम्प और शी की जो मुलाकात थी उसमें भी वो भी एक अगरचे उसमें बहुत सारे अमूर के ऊपर समझौता नहीं हो सका, लेकिन उसका ये मतलब है कि डिप्लोमेसी और माशी जो कॉपरेशन है वो जारी है, क्योंकि दोनों अमेरिका और चीन की इन्हिसार वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। चीन की जो एक्सपोर्ट्स आती हैं, अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है उनका, और इसी तरह अमेरिका को चीन से और चीन को भी अमेरिका से के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक दुनिया जो है वो तब्दील हो चुकी है माजी की दुनिया में, जहाँ पे नेवी या वो उनका आपस में मुकाबला होता था 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, उसके बाद कॉलोनियलिज्म और उसके बाद ये जंगी दौर, ये रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रहा है। अभी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी और माशियात की दुनिया है, और सारे जो कंपटीशन और सारी जो कॉन्फ्रंटेशन है वो इन्हीं स्फीयर्स में होगी। दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू यहाँ ला सकते हैं कि वाज़े तौर पर चीन और रूस की जानिब से किसी इरादे या कन्फ्रंटेशन का इजहार तो नहीं, मगर लफ्ज़ों की जो वेटेज है वो बता रही है कि कैसे अमल का आगाज दुनिया के स्टेज पर हो चुका है, जो आने वाले सालों में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी जमात के पसे पर्दा राब्ते भी और सड़कों पर एहतजाज की तैयारी भी, दरअसल इरादा क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में सियासी माहौल मौसम की तरह एक बार फिर गर्म होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुक्काम के दरमियान पसे पर्दा राबतों की इत्तलात हैं, जिन्हें सियासी हल्के इत्तेमाद साजी और कशीदगी में कमी की कोशिश करार दे रहे हैं। इन राबतों में मुबैना तौर पर कुछ वाज़े रेड लाइन्स भी तय की गई हैं, जिनमें इदारों पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज और हसास सिक्योरिटी मामलात पर मुहतात बयानियां अपनाने की बात की गई है। इसी के साथ साथ बाज़ ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई और मुलाकातों की सहूलत जैसे इक़दामात भी एक नर्म होते माहौल की जानिब इशारा कर रहे हैं। मगर इसके बरक्स सियासी मंजरनामे का दूसरा रुख ज़्यादा मुतहर्रिक है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कई जमातें जुमे के रोज़ एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन एहतजाजों की बुनियाद महंगाई, माशी दबाव, सियासी मुकदमात और मुबैना नाइंसाफ़ियों जैसे मसाइल पर रखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज नई सियासी पेशरफ्त ला सकते हैं, या ये सिर्फ एक बार फिर ताकत और रद्द-ए-अमल के उसी पुराने चक्कर को दोहराएंगे। तजुर्बा बताता है कि पीटीआई को माजी के बड़े एहतजाजी इज्तिमात से वक्ती सियासी फ़ायदा मिला भी हो, मगर मुस्तकिल सियासी फ़ायदा हरगिज़ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमती रद्द-ए-अमल भी अक्सर सख्ती के समत गया, जिससे सियासी फासला मज़ीद बढ़ा। असल मसला यह है कि एक तरफ अगर मुज़ाकराती चैनल्स खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर ताकत आजमाई इन चैनल्स को कमज़ोर भी कर सकती है। जमहूरी निज़ाम में एहतजाज का हक तस्लीम शुदा है, मगर इसके असरात उसी वक्त मुस्बत होते हैं जब वो सियासी हिकमत अमली का मुतबादिल नहीं बल्कि उसका तसलसल हो। अब सवाल यह है कि क्या एहतजाज और मुज़ाकरात एक साथ चल सकते हैं? क्या असद पीटीआई के मकासद पूरे कर पाएगी, और क्या फरीक़ैन इस बार तसादुम के बजाय एतमाद को मौका देने पर आमादा होंगे? यही जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, एक तरफ पसे पर्दा राबतों की इत्तलात तो दूसरी तरफ एहतजाज के ऐलानात, सड़कों की सियासत और मुफाहिमत की बाज़गश्त के दरमियान कशमकश, किसी बड़े सियासी तसादुम का पेश खैमा या एक खामोश मुफाहिमत की हमवार होती राह। ज़ैगम साहब, देखें, ना तो कोई बड़ा तसादुम होने जा रहा है और ना कोई खामोश मुफाहिमत होती नज़र आ रही है। मामला जहाँ का है वहीं रुका हुआ है, और अलीमा ख़ान इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं बार बार पीटीआई को एहतजाज पर कायल करके। और उनका ख़्याल है कि अगर केपी हुकूमत कुछ करे, दबाव डाले, तो उसके नतीजे में कुछ हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एहतजाज की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो रही हैं। जिस तरह के एहतजाज की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में हुकूमत पर ज़ैगम साहब, किस तरह के एहतजाज की ज़रूरत है? सुहेल आफरीदी साहब ने जो 2 रोज़ पहले एहतजाज किया वो उस पर भी तनकीद का शिकार हो गए, खुद अपने लोगों के हाथों भी। देखिए, उस एहतजाज से क्या होता है? ये तो लाखों लोगों का एहतजाज चाहिए, और केपी से बाहर चाहिए। केपी तो हुकूमत है, वहाँ से आप 1 लाख लोग भी निकाल लें तो अपने सूबे में एहतजाज करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पंजाब में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग निकलने को तैयार हैं? हम देखते हैं कि अडियाला में वहाँ बाहर जहाँ पे अलीमा ख़ान और दूसरी बहनें इमरान ख़ान की बैठी होती हैं, वहाँ तो चंद दर्जन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आता। पिंडी और इस्लामाबाद के 10-20 हज़ार लोग नहीं निकलते। और यहाँ तो ज़रूरत इस बात की है, ख़ुद
यहाँ PTI के कुछ रहनुमा भी कह चुके हैं, अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि लाखों लोग निकले, लाखों लोग तो निकलने को इस वक्त तैयार नहीं है, PTI की वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो एहतजाज के ज़रिए दबाव डालकर मर्ज़ी के मुज़ाकरात, मर्ज़ी के मफादात मुमकिन नहीं है, और कोई ऐसे राब्ते नहीं है। देखिए, अगर राब्ते हैं तो दो तरह के राब्ते हैं, एक वो जो KP की हुकूमत से बतौर हुकूमत राब्ते हैं, या PTI के उन हिस्सों से राब्ते हैं जो हिस्से काबिल कबूल हैं निज़ाम के। तो अभी तक बात वाज़ेह है कि निज़ाम को कबूल करो, निज़ाम के अंदर खेलो, बारी का इंतज़ार करो, तब तो बात हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वो बात इमरान खान को, अलीबा खान को काबिल कबूल नहीं है। रज़ा रूमी साहब, इत्तलात तो ये भी है कि हसास इदारों पर तनकीद से गुरेज, और जैसे जगम साहब कह रहे हैं कि लाइन्स के अंदर आप मौजूद रह कर एहतजाज करें, क्या PTI के पास किसी और सियासी बयानिए की गुंजाइश बाकी रह गई है, या कुछ हाथ में रह गया है बाकी? देखिए, मसला यूं है, आयशा के कहने को तो PTI के पास बहुत सी पत्ते हैं जिससे कि ना सिर्फ अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जो मकासद हैं उनका हुसूल भी कर सकते हैं। पार्लिमान में उनकी अच्छी खासी तादाद है, और इसी तरह आप देखिए सूबाई असम्बलियों में उनकी प्रेजेंस है। एक सूबे की तो पूरी हुकूमत उनके पास है, और उनके साथ जो है अवाम की एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट करता है। खुद मीडिया के अंदर उनकी जितनी मोहब्बत है, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में, तो वो तो सबके सामने ही है। लेकिन इन तमाम तर एसेट्स के बावजूद क्या वजह है कि PTI इस वक्त एक इंतशार का शिकार, एक नाकामी से दो चार सियासी पार्टी और या तहरीक दिखाई देती है? और उसकी बुनियादी वजह यही जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, बयानिया। जब आपकी सियासत जो है और आपकी सियासी जिद्दोजहद जो है वो असीर हो जाए कोट अनकोट बयानिए के, तो फिर यही सूरत हाल बनती है। देखिए, बयानिए की शेल्फ लाइफ होती है। आपने साइफर से खेलना है, या आपने किसी और मौजू या मुद्दे को उछालना है और चलाना है, वो चलेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद उसकी तबाही उम्र जो है वो खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली आपको सियासत दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सड़कों के ऊपर अवामी मज़ाहमत की सियासत करते हैं, या फिर आप जो पावर स्ट्रक्चर्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदलने की, उनकी तरकीब जो है या उनकी जो उनके अंदर अपना असर व नफूज है उसको इस्तेमाल करते हुए चेंज लेकर आते हैं। इन दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर PTI नाकाम है, और मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह के जो जैसे कहा जाता ना, एक मुहावरा है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। सही जी, तो PTI के जो नादान दोस्त हैं और नादान जो उनके करीबी लोग हैं, जो कि उकसाते हैं कि वो रियासत के ऊपर ये एक तरफ जाके कोई हमला कर दें, बगावत को उकसा दें या गाली गलोच करें, वो आपने जिक्र किया हसास इदारों का वगैरह, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो उसका ये मतलब है कि मगर आप मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने बड़े पते की बात भी कह दी और मशवरा भी दे दिया कि कोई दाना दुश्मन तलाश करें जो बेहतर मशवरा दे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदी। शहजाद चौधरी साहब, PTI और रियासती इदारों के दरमियान पसे पर्दा राब्ते क्या किसी नए सियासी समझौते की बुनियाद रख सकते हैं? कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है? समझौते की क्या जरूरत है? क्या निज़ाम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है? क्या वो ये देख रहा है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा? मुझे तो लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर समझौते की क्या ज़रूरत है निज़ाम के लिए? निज़ाम तो कायम है, रास्ता पकड़ता जा रहा है, और वो खिला जो कि हम या बात कर रहे हैं जिसके बारे में कि शायद PTI को आगे बढ़ के पुर करना चाहिए, वो खिला एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक खिला नहीं होगा, उसको भरने की या उसकी जगह लेने की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। तो PTI अपने उस दौड़ में जिस तरीके से चल रही थी एज ए सियासी पार्टी, ना अपने तंजीम के अंदर और ना अपने फलसफे के अंदर वो शिद्दत और वो कोई सोच ला सकी जो कि एक उसको एक रेलिवेंस तो है, रेलिवेंट आज भी है, अगले इलेक्शन में भी शायद रेलिवेंट हो जाए जिस किस्म के इलेक्शन होंगे उसके मुताबिक। लेकिन क्या आज के दौर में या आज के दिन में उसके फलसफे के अंदर कोई ऐसी शिद्दत आई है जिससे कि अंदाजा हो कि वो गालिबन इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों के अंदर उसको पैगाम को लेके जाना चाहते हैं? सिर्फ एक शख्स की जात के ऊपर आप सियासत तो नहीं कर सकते, या अपनी ज्यादतियां अपने साथ की हुई ज्यादतियों के साथ शिकायत तो नहीं कर सकते। लोगों को तो पॉलिसीज चाहिए, लोगों को पार्टीज को एक रास्ता दिखाने के लिए एक अंदाजा लगाइए, यही लोग जो कि आज PTI के अंदर है,
खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा जी। हूँ, क्या इनके लिए मुश्किल है कि कल को किसी ANP के साथ मिल जाए? यानी हैयत तो यही होगी ना इन लोगों की, सोच भी यही होगी। तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक शख्स की बुनियाद पे जो पार्टी कायम हो और उसमें फलसफा ना हो, उसके अंदर तंजीमी ढांचा मजबूत ना हो, उसकी सोच क्लियर ना हो, तो उससे ये तवक्को करना कि हाँ अगर मामलात को, ठीक। क्योंकि जिस किस्म के सड़कों के ऊपर मामलात होते हैं उससे हम बचना चाह रहे हैं, तो अगर कोई उनके साथ रीच आउट करता है और उनसे बात करता है और उनको समझाता है किस हद तक ठीक है। देखिए उनका जी। क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, अब वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते एहतजाजी सियासत ऐसा ऐसा ठंडी पड़ती गई। बाहर के जो एक्टर्स थे जो यूट्यूब में लेके बैठे हुए जी। थे खामोश हो गए, ठंडे हो गए, ठीक है। तो जी। तीसरी चीज, कुछ स्टेटस को तब्दील नहीं कर पाया पिछले 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो ठीक ये हो गया। चीजें आपको बताती हैं कि पीटीआई का जो असर था वो कम से कमतर होता जा रहा है हमारी सियासत के अंदर, और पीटीआई को उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए अगर वो पार्टी के तौर पे चलना चाहते हैं। ठीक हो गया। आमिर साहब, अगर वाकई पीटीआई का असर कम हो रहा है, पीटीआई के पास वे टू गो क्या है? क्या अभी भी एहतजाज, सड़कें गर्म करना एक बड़ा ऑप्शन के तौर पर मौजूद है कि कोई बयानियां दे सकेंगे, या हल निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए? ना कभी था जी और ना कभी है ये जो एहतजाज का रास्ता। ये पीटीआई का पहले ख्याल था कि ये एक रास्ता है जो जिसके जरिए आगे वो निकल सकते हैं। वो उस वक्त भी गलत था, आज अगर वो सोचते हैं तो इस वक्त भी गलत है। मुझे ऐसे एक बात की समझ नहीं आती है कि डेडलॉक अगर तोड़ना है, ये जो पीटीआई कहते हैं ना हुकूमत और पीटीआई के बीच में डेडलॉक, अगर डेडलॉक तोड़ना है तो पहले डेडलॉक को आइडेंटिफाई तो कर ले। मैं नहीं समझता हूँ कि असल डेडलॉक जो है वो पीटीआई और हुकूमत के बीच में है। असल डेडलॉक तो पीटीआई के अंदर है। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो खुद को पीटीआई का चेयरमैन क्यों नहीं समझते हैं, सलमान अकरम राजा खुद को पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और पीटीआई की सियासत की कमान अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, समझता हूँ कि इनके आसपास शरारत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको जवाब दे सकते हैं ना। ये उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारा इमरान खान लीडर है ना, हमें उसको संभालने दें। आप जो हैं जिनका जो ये कहते हैं कि नीचे ये बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही खत्म हो जानी चाहिए, सियासी जमातों का ये ना तो मंशूर होता है और ना ही उनका ये तरीकाकार होता है। तो क्यों नहीं वो, और अगर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ये स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं तो फिर तो बात कहां गई और कहां से शुरू करें? ये डेडलॉक है ना आयशा, कि वो लोग जो है उनमें वो खुद एतमादी नहीं है, उनमें आगे बढ़ने की वो सलाहियत ही नहीं हमें नजर आ रही कि वो कहें कि एक पार्टी है। ये सिर्फ एक फिर तो बात वो चली गई ना तंजीम है, ना जमात है, ना हायरार्की है। एग्जैक्टली जिसकी हमायत है, लेकिन अवामी हमायत है ना। अब उस अवामी हमायत को आप या तो इस एक बंद गली में झोंक सकते हैं, उसको धकेल सकते हैं जो उसका अभी तक तो कोई रास्ता नहीं निकला जिससे, या फिर आप उसको इस्तेमाल करके आप पार्टी की पॉलिसी तय करें, आप हुकूमत के साथ एंगेज करें, आप हुकूमत की पॉलिसीज के साथ एंगेज करें और आप अपने आगे को बढ़ने के लिए एक सियासी रास्ता निकालें। इन लोगों को जब तक अपने ऊपर एतमाद नहीं आएगा ना जी कि ये जो ओहदा इनको दिया गया है उस ओहदे का कोई मतलब है, उसकी कोई हैसियत है और कोई हकीकत है, मैं नहीं समझता हूँ कि पीटीआई को के लिए और कोई रास्ता बाकी है आगे बढ़ने के लिए सवाए खुद एतमादी के रास्ते के, जिसकी इनकी पाकिस्तान को भी सियासत की जरूरत है और इनकी पार्टी को खास तौर पर दुरुस्त हो गया जी। आगे का रास्ता निकालने की जरूरत है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।